फ्रेंड वेलकम टू पीएलसी। बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर के लिए जो एमसीक्यू आ रहा है उसमें ये एमसीक्यू कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन से है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिख दिया है CAO। शॉर्ट में इसे CAO ही बोलते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो लोग स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग स्टेट का मेरा क्लास किए होंगे, उनको इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मिला होगा। ये क्वेश्चन को हम बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर में भी इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये रियल में एमसीक्यू है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ये हर जगह लगभग पूछे ही जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकते हैं प्रोग्रामर में भी। तो फिर से आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी स्टेट के स्टूडेंट होंगे, स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा फास्ट खींचते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डैश फॉर्मेट इज यूजुअली यूज टू स्टोर डाटा। तो BCD फॉर्मेट जो है जनरली इसका यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। दूसरा, सोर्स प्रोग्राम इज यूजुअली इन। जो भी सोर्स प्रोग्राम होता है ना, जिसको सोर्स कोड बोलते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। द स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट। जब भी एक्सट्रीमली फास्ट बोलेगा, करें द स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट रैम्स आर कॉल्ड। रैम ही होता है वो एक प्रकार का। रैम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम तो एक्चुअल में रैम हम लोग यूज करते हैं जो अपने लैपटॉप में, वो डायनेमिक रैम होता है। लेकिन जो छोटे छोटे रैम होते हैं जो काफ़ी फास्ट होते हैं वो स्टैटिक रैम होते हैं, और जो छोटे छोटे रैम होते हैं वो कैश और रजिस्टर के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर अगर ऑप्शन में रहता तो रजिस्टर भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कैश है ऑप्शन में, तो कैश सही होगा। चौथा, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट बाय जनरेटिंग टाइमिंग सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल से वो कंट्रोल करता है। 5, डैश आर नंबर्स एंड इनकोडेड कैरेक्टर जनरली यूज्ड एज ऑपरेंड। देखिए, ऑपरेंड जब बोलेगा ना तब भी समझ जाइएगा कि डाटा की बात कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं 5 + 6, तो बीच वाला ऑपरेटर हो गया, ये दोनों साइड वाला ऑपरेंड हो गया। तो यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, क्या होंगे? ऑपरेंड कहलाएंगे। यहाँ पे जो कुछ होगा वो ऑपरेंड कहलाएगा। तो एक्चुअल में ये रहता क्या है? ऑपरेंड डाटा ही तो रहता है, तो आंसर हो जाएगा डाटा। टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ कैश। कैश का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फास्ट एक्सेस करने के लिए। इसके आ जाने से क्या होता है? मेमोरी एक्सेस टाइम कम हो जाता है। 7 नंबर, द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन IR। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसका फुल फॉर्म हो गया। डिकोडेड इंस्ट्रक्शन को IR में रखा जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विथ द सेकेंडरी स्टोरेज। MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ही सेकेंडरी स्टोरेज से इंटरेक्ट करता है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज से जो डाटा आता है वो MAR रजिस्टर में ही थोड़े समय के लिए रखा जाता है ताकि प्रोसेस हो पाए। 9 नंबर, विच ऑफ द रजिस्टर्स ऑफ द प्रोसेसर इज कनेक्टेड टू मेमोरी बस। मेमोरी बस से कौन सा रजिस्टर कनेक्टेड होता है? तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा MAR। यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, चलिए 10 नंबर, द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेसर आर कनेक्टेड बाई। इंटरनल प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर के अंदर की बात कर रहा है, अंदर के कंपोनेंट किस चीज से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? तो बस से। लेकिन प्रोसेसर के अंदर की बात कर रहा था, प्रोसेसर बस। टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस वी यूज PCI बस। PCI बस का यूज करके हम लोग एक्सटेंड करते हैं, फैलाते हैं उसके मतलब कि एरिया को। द बस यूज्ड टू कनेक्ट विथ मॉनिटर टू द CPU। CPU से मॉनिटर को जोड़ने के लिए जो बस का इस्तेमाल किया था उसको बोलते हैं SCSI बस। 13 नंबर, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ए कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इन द। मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान उसका एक कॉपी कहाँ रहता है? तो कैश में रहता है।
एक कॉपी उसका कैश में रहता है, अगर वहाँ हो सकता है कहीं वहाँ से डाटा लॉस हो जाए, तुरंत कैश से ले लेगा वो। 14, a processor performing fetch or decode of different instruction during the execution of another instruction is called pipelining। देखिए पाइपलाइनिंग कंसेप्ट बहुत ही लेटेस्ट कंसेप्ट है। इसी के आ जाने से हमारा जो भी प्रोसेसर है ना और फास्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेसर में ही प्रोसेसर में ही एट ए टाइम एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते रहता है, तो उसी समय कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच होते रहता है, फिर उसी समय कोई तीसरा इंस्ट्रक्शन डिकोड होते रहता है। मतलब कि ऐसा करने से होता है ना, प्रोसेसर को क्षण भर के लिए छोड़ा नहीं जाता है कि तुम फ्री बैठो, वो हर समय कुछ ना कुछ काम करते रहता है। तो पूरी तरह से हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, उसका 100% ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। तो वो पाइपलाइनिंग तकनीक ही है। 15, द क्लॉक रेट ऑफ द प्रोसेसर कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। इन सारे का यूज करके आप क्लॉक रेट को बढ़ा देते हैं। क्लॉक रेट का बढ़ने का मतलब होता है प्रोसेसर की प्रोसेस करने की क्षमता बढ़ जाना और फास्ट हो जाना। द अल्टीमेट गोल ऑफ कंपाइलर, जो भी कंपाइलर, जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो कंपाइलर के थ्रू जब उसको ये करते हैं ना, रन कराते हैं, तो कोई भी कंपाइलर का अल्टीमेट गोल यही होता है, रिड्यूस द क्लॉक साइकिल ऑफ ए प्रोग्रामिंग टास्क। मतलब क्लॉक साइकिल को कम से कम करना, मतलब फास्ट, कोई भी प्रोग्राम को फास्ट एग्जीक्यूट करवा देना। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, SPEC, स्पेक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, इसका फुल फॉर्म होगा सिस्टम परफॉर्मेंस इवोल्यूशन कॉरपोरेशन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18, व्हेन परफॉर्मिंग ए लूप ऑपरेशन द इंस्ट्रक्शन गेट्स स्टोर्ड इन लूप। हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में। जब आप लूप का इस्तेमाल करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो कैश में स्टोर कर लिया जाता है तत्काल के लिए, और फिर वो अपना काम करते रहता है। ठीक है, 18 नंबर, ये CISC, इसका फुल फॉर्म कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। एक और इस तरह का होता है रिस्क, RISC। तो आर का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, तो दोनों आप देख लीजिएगा। चलिए आते हैं 20 पे। 20 नंबर क्या कर रहा है, इन द केस ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड द ऑपरेंड आर स्टोर्ड इन। देखिए एड्रेसिंग टेक्निक हम लोग को पढ़ना होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, उसी से ये सब क्वेश्चन है। तो जो भी कर रहा है कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड में ऑपरेंड कहाँ स्टोर होता है, तो पुश डाउन स्टैक में। 21, द एड्रेसिंग मोड विच मेक्स यूज ऑफ इनडायरेक्शन पॉइंटर्स इज। तो इनडायरेक्टेड एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्टेड एड्रेसिंग मोड का यूज किया जाता है इस समय जब आप पॉइंटर वगैरह को यूज करते हैं तब। 22, डैश एड्रेसिंग मोड इज मोस्ट सुटेबल टू चेंज द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, जब एरे वगैरह का हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो जब एरे को एक्सेस करना होता है तो उस समय इस तरह का रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का यूज किया जाता है। पूरा एड्रेसिंग मोड जब आप पढ़िएगा ना, तो बहुत तरह का, जितने भी हम लोग कोडिंग करते हैं ना, तो हर तरह के कोडिंग के लिए अलग अलग तरह का एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि प्रोग्रामिंग आप पढ़ते हैं तो उस समय ये सब चीज़ नहीं बताया जाता, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का चीज़ होता है, उस समय बस आपको प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है। चलिए आगे हम लोग 23 नंबर पे, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होगा, 30-31 क्वेश्चन की संख्या होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। विच रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट इफिशियंट टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द नंबर। कह रहा है कि मोस्ट इफिशियंट टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, कंप्यूटर में अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होता है ना, तो जोड़ घटाव गुणा भागा ये सब होता है ना, तो सबसे मतलब सुटेबल यही होता है टूज कम्प्लीमेंट। टूज कम्प्लीमेंट निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है टूज कम्प्लीमेंट निकालिए। ठीक है, तो टूज कम्प्लीमेंट
अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए एकदम सूटेबल होता है। 24 द रजिस्टर यूज टू स्टोर फ्लैग्स इज कॉल्ड, तो स्टेटस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग फ्लैग को स्टोर करने के लिए। जब हम लोग कुछ उस तरह का प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें इफ एल्स वगैरह का यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल में आता है, फ्लैग स्टेटस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर। चलिए अब हम लोग आ गए 25 नंबर पर। देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग से पढ़ने वाला चीज़ है, लेकिन मैंने इसमें एक डाल दिया अलग से। हम क्या करेंगे, बाइनरी का एक अरिथमेटिक पढ़ा देंगे, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी डिवीजन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, ये एग्जाम में कभी सोल्व करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, हम जो ट्रिक बताते हैं वैसे ही सोल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ये संख्या जो बाइनरी में है इज यूज्ड टू डिवाइड, एक ये संख्या है, मतलब इस संख्या को, इस संख्या में इस संख्या से भाग देना है आपको और पता करना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो बाइनरी डिवीजन पढ़ना होता है, बाइनरी डिवीजन करके आप उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बाइनरी डिवीजन आप जब कीजिएगा तो कुछ इस तरह से बाइनरी डिवीजन करना होगा, जैसे कि इस संख्या को हम थोड़ा सा फास्ट में लिख देते हैं, हमने ये लिख दिया। तो जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं उस तरह से आप इसको कीजिएगा ना, 1 टाइम में जाएगा तो 1 1 0 1, फिर इस तरह से करके हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जब आप डिवीजन करते हैं तो उस समय आपको सब्ट्रैक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से कीजिएगा, कोई डिजिट इधर से उधर हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा, पता चलेगा 2 मिनट 3 मिनट अपने लगाया और आंसर भी गलत आ गया, बहुत संभावना हो जाता है गलत आने का। तो उतना टेंशन नहीं लेना है आपको। उस समय करना क्या है कि इसका डेसिमल निकाल लीजिए, इसका डेसिमल निकाल लीजिए, इसका डेसिमल निकाल लीजिए, फिर भाग दे दीजिए, ठीक है। जैसे कि डेसिमल इसका आ गया तो D1 में D से भाग दे दीजिए और फिर जो रिमाइंडर आ जाएगा उस रिमाइंडर का बाइनरी निकाल के आप आंसर दे दीजिए। ये सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है, वो सबसे अच्छा तरीका है इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको फास्टली कर देते हैं। देखिए अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो एक ट्रिक है कि डायरेक्ट बाइनरी कैसे निकाला जाए। तो इसका क्या कर दीजिए, रैंकिंग कर दीजिए, ठीक है। इसका क्या कर दीजिए, आप रैंकिंग कर दीजिए। इसका वैल्यू होता है 1 2 3, 2 नहीं, यहाँ 4 हो जाता है, 1 2 4, ठीक है, फिर 8, फिर 16, इसी तरह से। अब समझिए ना कि बढ़ाते चले जाइए। मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेके मैं इस चीज़ को बता ही देता हूँ। ये चलिए यही ना है, तो ये हो गया 1 2 4 8 16 32 64 128, और ये आखिरी वाला के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 256, ठीक है। तो अब इसको कैसे इवेलुएट करते हैं, जो जीरो है उसको छोड़ दीजिए उस वैल्यू को। तो देखिए ये 1 है तो ले लीजिए 256, अब इधर जहाँ जीरो छोड़ दीजिए, अब इसको ले लीजिए 16, अब इसको ले लीजिए 2, अब तो कोई है नहीं, अब इसको जोड़ दीजिए। जब इसको आप जोड़िएगा तो इसका कितना आ जाएगा 274, ये आ गया। अब उसी तरह से इसका आपको निकाल लेना है, तो इसका तो आप यहीं पे निकाल सकते हैं 1 2 4 8, तो 1 वाला खाली लीजिए 8 4 1, और इसका कर लीजिए 13। अब आपको करना क्या है, अब अलग से डिवीजन कर लीजिए, अलग से डिवीजन थोड़ा सा जगह ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 7 4, इसमें आप भाग दे दीजिए 13 से। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, 13 दूना 26, 1 4 13 कम 13, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब 1 का बाइनरी कितना होता है 1, तो इसका सही आंसर क्या हो गया ये। मान लीजिए कि रिमाइंडर 3 ही आ जाए तो 3 का बाइनरी निकाल लीजिएगा। मान लीजिए 4 ही आ जाए, 5 ही रिमाइंडर आ जाता, मान लीजिए 5 आ जाता तो ये सही हो जाता, बात समझे। तो अभी के लिए कौन सा सही है, डी। ये तरीका थोड़ा सा सेफ होता है। चलिए 26 पे आ गए हम लोग। द स्मॉलेस्ट इंटिटी ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड सेल। जो भी मेमोरी होता है उसका स्मॉलेस्ट इंटिटी, सबसे छोटी इकाई बोल रहा है, तो क्या हो गया, सबसे छोटी इकाई सेल। अब ये बोल रहा है कि इन इफ ए सिस्टम
इज 64 बिट। आजकल के डेट में अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो वो 64 बिट ही होगा। तो कह रहा है कि 64 बिट कोई मशीन है तो उसका वर्ड लेंथ क्या होगा, तो उसका वर्ड लेंथ क्या होगा। तो 64 बिट मशीन है तो 64 बिट ही उसका वर्ड लेंथ होगा, लेकिन आंसर तो बिट में नहीं है तो बाइट में है, तो 64 का बाइट निकालिएगा तो 8 बाइट आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बी। 32 बिट मशीन है तो उसका वर्ड लेंथ क्या हो जाएगा 32। 28, टू गेट द फिजिकल एड्रेस फ्रॉम द लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू। ठीक है, फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कौन बदल रहा है, एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी वी यूज, रजिस्टर का यूज करते हैं हम लोग। जब हम डाटा को सीपीयू से मेमोरी पे ले आते हैं या मेमोरी से सीपीयू मतलब प्रोसेसर, सीपीयू से मेमोरी मेमोरी में ले आते हैं या मेमोरी से सीपीयू पे ले आते हैं तो बीच में रजिस्टर ही आता है। फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेट्स ऑफ फाइनाइट साइज कॉल्ड एज फ्रेम्स। फिजिकल मेमोरी को मतलब छोटे छोटे हिस्सों में जब डिवाइड किया जाता है तो हर हिस्सा को फ्रेम बोलते हैं। 31, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन रोम। रोम में बूट सेक्टर फाइल को स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, काफी शॉर्ट था, हालांकि क्वेश्चन की संख्या भी कम थी। मैं अलग से क्वेश्चन लाऊंगा ढेर सारा, इसका भी सीरीज चलेगा, सी लैंग्वेज का भी चलेगा, जावा का भी सीरीज चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला अभी हम सी का ही लाएंगे, फिर उसके बाद जावा का, फिर इसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।